हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले लेक्चर में क्वांटम नंबर्स कर लिए थे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, उन पे क्वेश्चंस करेंगे कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बस हल्का सा अपना दिमाग लगाना है और कॉमन सेंस यूज करके जो हमने अभी तक उन क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा है उनके अंदर से ही हमें डाटा निकाल के यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, यकीन मानो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, उन्होंने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड। कौन कौन से क्वांटम नंबर परमिटेड नहीं है, ठीक है। ये देखने के लिए देखो, सबसे पहली बात है, अगर मैं देखूं L जो होगा मेरा, ठीक है, L जो होगा वो हमेशा n से छोटा होगा, ठीक है। मतलब L की वैल्यू कहां लाई करेगी, 0 से लेके कहां पर जाएगा मेरा L, n-1, ठीक है। और जो मेरी m की वैल्यू है वो कहां से कहां तक, -L से +L तक जाती है, ठीक है। जो m की वैल्यू होती है -L से +L, और L की जो वैल्यू होती है 0 से -1 तक। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बस यहाँ पर वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 2 हो सकती है, बताओ। नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा जो पापा होते हैं वो बड़े ही होते हैं बच्चे से। तो L बच्चा है, n पापा है, तो हमारे क्या हो गया, पापा से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, उसके बराबर तक भी नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, ये परमिटेबल नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता। ये देखो 1 1 -1 -1/2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला क्या है, 2 0 0 0, ठीक है। यहां पर देखो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन स्पिन 0 नहीं हो सकती, तो ये भी मेरा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगला बात क्या आती है, अगली बात आती है 2 1 2 2, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरा m है वो l से छोटा ही होगा। ये तो आगे ग्रैंडसन हो गया, तो ये तो भाई इससे भी छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब उसकी वैल्यू -L से +L के बीच में आएगी, तो ये भी परमिटेबल नहीं है। तो ये चारों ही परमिटेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, यहां पर मेरा शायद यहां पर अगर 2 हो जाता, ठीक है, अगर 2 हो जाता तो ये मेरा क्या हो जाता, परमिटेबल, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाता, इसको अगर हम 2 कर ले, ठीक है। तो देखो 2, L छोटा है, मान लिया, M की वैल्यू L से -L से +L के बीच में, तो मान ली, और ये भी एक्सेप्टेबल है, तो आंसर क्या हो जाता, सेकंड, ठीक है। अगर यहाँ 1 है तो ये नॉट अलाउड होगा, ठीक है। अब पूछा ही क्या उन्होंने, विच ऑफ द सेट इज नॉट परमिटेड, तो नॉट परमिटेड में कौन सा हो गया आंसर, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये नॉट परमिटेड है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। इसमें भी हमें यही चीज देखनी है, हमें क्या, P से उसका क्या निकाल लेना है, L। अगर हमने L निकाल लिया तो हमें क्या पता चल जाएगा कि L N और L के बीच में क्या रिलेशन है, ये वाली चीज हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो P के लिए मेरे L क्या होता है, 1 1 1, नॉट पॉसिबल। बाप हमेशा बाप ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2s, ये पॉसिबल है, ठीक है। जो मेरा 3f है, 3f में देखो ये क्या हो गया, ये मेरा इसके लिए 3, L की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, f के लिए क्या होती है, L की वैल्यू देखो, L की वैल्यू अगर 0 तो s, 1 हो तो P, 2 हो तो D, 3 हो तो F। मतलब क्या हो गया, L की वैल्यू में मेरी क्या आ रही है, 3, तो ये भी नॉट पॉसिबल, ठीक है। 4D में D की वैल्यू L क्या होती है, 2, तो ये पॉसिबल। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये और ये पॉसिबल है, और ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो उन्होंने पूछा वो देख लेना अपने आप। अगला क्या है, हम इन ऑर्बिटल्स को क्या नाम देंगे, ठीक है, इनकी डेजिग्नेशन क्या होगी। देखो इसका क्या हो गया, N2 L1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2, और L1 क्या होता है मेरा P, तो ये क्या होगा मेरा 2P। यहां पर क्या हो जाएगा मेरा 3s, ठीक है। वही चीज लगानी है, यहां से बस देख लो, ये मेरा क्या हो गया, रेफरेंस है यूज करने के लिए। यहाँ पे क्या 3, L की वैल्यू 3 कब होती है, F, तो ये क्या हो गया 5f। यहाँ पर क्या N की वैल्यू 4, ठीक है, L की वैल्यू 2 क्या होती है, D, तो मेरा क्या हो गया 5D। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने n इक्वल टू 3 के साथ, ठीक है। बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था। अगर मुझे शेल नंबर गिवन है तो मैं इजीली निकाल सकता हूं n² से, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। लेकिन बात सुनो, ध्यान दो, लेकिन क्या है, यहां पर मैंने ही डायरेक्ट निकाला, लेकिन इसका मतलब क्या है वो तो समझो, मतलब ध्यान दो, इधर देखो, ध्यान दो। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरा n इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉन कौन कौन से ऑर्बिटल है, ठीक है, 9 कौन कौन से ऑर्बिटल है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर मेरी n की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 3 है तो वो 0 से n-1 तक जा सकता है। तो n की वैल्यू अगर मेरी 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया, ये मेरे 0 1 और 2 हो गई, ठीक है। अब मेरे देखो, अगर मेरा 2 है तो ये मेरी कौन सी होगी, S सबशेल, ठीक है। अगर 1 है तो P सबशेल, ठीक है। अगर मेरा 2 है तो D सबशेल, ठीक है। तो ये मेरा S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल। S सबशेल में मेरे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही होता है S ऑर्बिटल, तो मेरा क्या हो गया, एक 1s ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसमें P सबशेल में मेरे 3 P ऑर्बिटल्स होते हैं,
ठीक है। डी सब शेल में मेरे 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने कल एक किया ही था, ठीक है। तो अब देखो यहां से मेरे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उन्होंने हमसे ऑर्बिटल्स ही पूछा ना, बस ऑर्बिटल्स काउंट कर लो, 1 + 3 + 5 कितना आ गया, 9, ठीक है। ये है एग्जैक्ट, ये क्या हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। आगे समझ, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमने कर लिए, देखो अगला देखो, बहुत सिंपल है ये, बहुत मजेदार की चीज है, मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या पढ़ना है हमें, अगला जो हमें पढ़ना है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो इसमें क्या होता है, मेरी जो है अगर मैं n=1 की बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं n=1 की बात करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1s की एनर्जी यहां होगी, ठीक है। n=2 की बात करूंगा, ठीक है, तो यहां पर मेरे 2s 2p आ जाएगा, 2d तो आ नहीं सकता क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, l के बड़ा हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी 3s 3p 3d, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 4s 4p 4d, ठीक है। 3s 4s 4p 4d 4f, मतलब क्या हो गया, जब मैं हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या एनर्जी लेवल डायग्राम की बात की, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया n=3, ये क्या हो गया n=4, तो मुझे पता है कि ये सारे एक ही बिरादरी में रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम देखा, ये मेरा एनर्जी लेवल डायग्राम है, ऊपर की तरफ मेरा क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मेरी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल गया कि इस केस में मेरा क्या होता है, इस केस में मैं अगर देखूंगा तो मेरी 1s की एनर्जी, ठीक है, फिर क्या आएगी 2s की, फिर 2p की, फिर 3s = 3p = 3d, फिर मेरी क्या आ जाएगी 4s, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी = 4p = 4d = 4f। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, ठीक है। ये मेरा किसके केस बन गया, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, ठीक है। ये मेरा इसके लिए केस बन गया। अब देखो, अब ट्विस्ट कहां पर आएगा, बहुत तगड़ा ट्विस्ट आएगा, ठीक है। जब हमने इसी चीज को किसके लिए देखा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, जब मैंने उनके लिए देखा तो एक बहुत ही अजीब चीज मिली। अजीब चीज क्या मिली मुझे, ये मेरा n=1 है, ठीक है, मान लो मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 हटा दो, कुछ जरूरत नहीं है, हम सीधा एनर्जी लेवल डायग्राम ही बना देते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर हम एनर्जीज दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मेरी क्या है, मान लो मैंने सारे क्या बना दी, एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो 1s मेरा यहां पर है अगर, ठीक है, 1s मेरा कहां पर हो गया, इसके यहां पर हो गया, ठीक है। तो अब मैं जब इसका 2s बनाऊंगा, ठीक है, तो मेरा इसका 2s का है यहां पर क्या हो जाता है, मेरा 2s अगर यहां पर है तो मेरा 2p की एनर्जी उससे ज्यादा है, ठीक है। 2p की है तो मेरा क्या 3s आएगा, ठीक है, फिर मेरा क्या आएगा 3s के बाद 3p, ठीक है। अब मेरा जब आएगा 4s, ठीक है, 4s के बाद यहां पर मेरा क्या आ जाता है 3d, यहां पर तो चौंकाने वाली बात आई, मतलब जब हमने उसका एनर्जी डायग्राम देखा मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमें एक नई चीज मिली। नई चीज क्या मिली कि 1s के बाद तो 2s आ रहा है, मान लिया, ठीक है, 2s के बाद 2p, चलो पता ही है कि बढ़ रही है, चलो मान लेते हैं रेगुलर, 3s के बाद 3p, तो हमें उम्मीद थी 3s के बाद 3p फिर 3d आएगा, लेकिन हुआ क्या 4s आ गया, ठीक है, 4s फिर क्या आ गया 3d, और उसके बाद क्या आया हमारा उसके बाद आया 4p, ठीक है। उसके बाद मैं और आगे देखा, ठीक है, तो उसके बाद मेरा क्या आ गया, उसके बाद मेरा देखो यहां पर क्या आ जाएगा 5s, ठीक है, 5s के बाद यहां पर मेरा क्या आ रहा है 4d, और फिर यहां पर मेरा कौन सा हो गया 5p, मतलब कि यहां पर सारा हमारा दिमाग में एक तरह से पक गया बिल्कुल, क्या हो रहा है ये, यहां पर बिल्कुल नॉर्मल ट्रेंड है, मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या हो रहा है इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं, एनर्जी जो हो रही है वो क्या है n पर डिपेंडेंट है, ठीक है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंडेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां क्या बवाल हो रहा है, इस केस में मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में मेरी जो इनकी एनर्जीज है, ठीक है, एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर मैं क्या बोल सकता हूं, किस पर डिपेंड कर रहा है, n पर भी और l पर भी। ये चीज बहुत ही चौंकाने वाली है, तो इस बात को नोट कर लेना अच्छे से। यहां पर क्या होता है, एनर्जी जो होती है n और l दोनों पर डिपेंड करती है, और यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, बस n पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एनर्जी ऑर्डर लिखना चाहूं तो मेरा क्या होगा 1s के बाद 2s
फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ठीक है, फिर 4s, फिर 3d, ठीक है। फिर 3d के बाद हमारा क्या आ जाएगा 5s, 5s के बाद हमारा क्या आ जाएगा 4d, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारा 5p, ठीक है। तो ये मेरा इसके लिए ऑर्डर होगा, किसके लिए, जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ ऑर्डर मिला। अब बात आ रही है ऐसा क्यों हुआ भाई, ये हुआ क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए हमारा ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है, एनर्जी का डायग्राम, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके लिए बात कर रहा हूं तो मेरा एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। बात समझ में नहीं आई। बात समझ में कैसे आएगी, अभी हम एटम के अंदर घुसे नहीं है, अब हम एटम के अंदर घुस के देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में, अंदर जो हो रहा है बहुत ही डरावनी सी चीज हो रही है। डरावनी क्या हो रही है, लड़ाइयां चल रही है, लड़ाइयां वर्ल्ड वॉर हो रही है अंदर। आइए हम वर्ल्ड वॉर के अंदर घुसते हैं। इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर देखो अब हो क्या रहा है अंदर, ये चीज देखते हैं, ठीक है। बहुत मजेदार है। देखो जब मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था, ठीक है, और हाइड्रोजन, ठीक है, जब मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था, हाइड्रोजन एटम की, उसमें क्या हो रहा था, मेरा यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपना घूम रहा है, मजे से टहलते हुए अपना चलता जा रहा है। इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन क्या है हमारा, इनके बीच में हमारा क्या इंटरेक्शन है, जो इंटरेक्शन का नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हमारा मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है एक तरह से, ठीक है, उन दोनों के बीच, ठीक है। कोई और तंग करने वाला नहीं है। एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन अपना लहराते हुए अपनी जिंदगी चल रही है उनकी, अपना मजे से चल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है मल्टी इलेक्ट्रॉन की। मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था मजे से हाइड्रोजन में, उसके बाद क्या आ गए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, 3 आ गए, मतलब एक से ज्यादा जैसे ही आ गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखते एक दूसरे पागल हो जाते हैं। पागल कैसे, एक दूसरे को देखते ही रिपल्शन शुरू हो जाती है। रिपल्शन मतलब देखना भी नहीं चाहते। तो यहां पर मेरा क्या हो जाता है, एक तो मेरा अट्रैक्टिव फोर्सेस तो है ही, वो तो है ही, अट्रैक्शन तो है ही, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस तो है ही, वो तो भाई चलता ही रहेगा। मतलब क्या हो गया, एक न्यूक्लियस, उसको प्यार करने वाले इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, लड़ाइयां हो गई, महायुद्ध हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या कह रहे हैं, भाई ये मेरा मेरा मेरा। यहां पर क्या आ जाता है, यहां पर फिर क्या, लड़ाइयां स्टार्ट। लड़ाइयां मतलब क्या हो गया, अब मेरा क्या हो गया, एक और फैक्टर आ गया, वो क्या है, रिपल्सिव फैक्टर। रिपल्सिव फैक्टर जो कि क्या है, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरा क्या आ गया, रिपल्सिव फैक्टर आ गया। अब यहां पर क्या हो गया, जब मेरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो वहां पर एक रिपल्सिव फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेरा क्या हो जाता है, सारी एनर्जी लेवल्स के बीच में बंटवारे हो जाते हैं। एनर्जी लेवल्स के बीच में मतलब क्या हो गया, यहां पर बस एन पर डिपेंड कर रही थी, यहां पर क्या, एन के साथ में एल पर भी डिपेंड करने लग जाती है, ठीक है। अगर इसमें और थोड़ा डीप में जाना चाहूं, ठीक है, आगे हम पेरियोडिक में वो चीज पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूं, बहुत मजेदार स्टोरी है, ठीक है। तो ये समझ लो, इस केस में हमारा क्या था, खाली इनके बीच में अट्रैक्शन, इसमें क्या हो गया, रिपल्सिव फैक्टर भी आ गया, जिसकी वजह से ये सारा कांड जो भी हुआ है इसकी वजह से ही हुआ है, ठीक है। तो बात आती है, आओ थोड़ा सा और डीप में चलते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, होता क्या है। देखो मान लो मेरे इलेक्ट्रॉन क्या 1s में था, ठीक है, मान लो मेरे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, ठीक है, इतना तो तुम्हें पता है 1s में बैठे। उसके बाद किस में भरे जाएंगे, 2s में भी बताऊंगा, ठीक है, मान लो 2s में आ गए, ठीक है, उसके बाद 2p में आ गए। मान लो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, कितने हैं वो ना छोड़ो, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर भी और यहां पर भी। अब क्या हुआ, देखो मैंने तुम्हें शेप्स बता दिए कैसी होती है, ये मेरा सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, मैं पूरा समझा रहा हूँ, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स की टेंशन ना लेना, ये समझ लो, जो समझ गया नोट्स की ऐसी तैसी हमें समझना है मेन, ठीक है। तो देखो ये मेरा क्या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आराम से न्यूक्लियस बैठा है, सेंटर में बैठा है, ठीक है। मेरा एस ऑर्बिटल मैंने तुम्हें बताया था कैसा होता है, स्फेरिकल शेप बता रखा है मैंने, स्फेरिकल शेप का होता है एस ऑर्बिटल। तो वो क्या करता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, और तुम्हें पता है पी ऑर्बिटल कैसा होता है, पी ऑर्बिटल अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसा होता है, ठीक है, ये मेरा एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और पी ऑर्बिटल ऐसा होता है, और डी ऑर्बिटल तो तुम्हें पता है, और एक वो डी ऑर्बिटल ऐसा होता है, तो वो ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा, अभी हम एस और पी से ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेरे इसमें भी है, इसमें भी है, तो होगा क्या, एक्चुअली में क्या हो रहा है, एस क्या है, एस क्या कह रहा है, पूरा न्यूक्लियस मेरा है, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। एस क्या कह रहा है कि वो, क्योंकि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल मतलब उसने न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लिया है, तो चारों तरफ से अगर घेर लिया है तो वो क्या कहता है, न्यूक्लियस बस मेरा है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। शेयर नहीं करूंगा मतलब क्या हो गया कि मैं किसी का शेयर होने ही नहीं दूंगा। तो लेकिन भाई अब पंचायत बैठी, पंचायत ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, सबको साथ मतलब सबको मिलना चाहिए,
वो तो कह रहा है भाई मैंने उसको चारों तरफ से घेर रखा है, मैं पूरा तो नहीं दूंगा, लेकिन मान लो चलो तुम इतना आ ही गए हो, पंचायत बैठ ही गई है, तो चलो थोड़ा सा दे दूंगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं अट्रैक्शन दूंगा उसके साथ कि तुम मेरे बराबर का, मेरे से कम ही अट्रैक्शन दूंगा। मतलब क्या हो गया, इस जो मेरा एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने क्या कर लिया, वो स्फेरिकली है, ठीक है, उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है, तो मेरे न्यूक्लियस को उन्होंने घेर लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के ऊपर इन्हीं का ही सबसे ज्यादा राज चल रहा है। अगर राज चल रहा है मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इन्हीं को मिलती है, एस वालों को, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर है पी। पी को तो तुम देखो उसकी शेप कैसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस एरिया में घूम रहे हैं, ठीक है, मतलब वो इसको पूरी तरह घेर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और जो डी ऑर्बिटल होता है वो थोड़े से और डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, वो बताऊंगा होता क्या है, ठीक है। बस ये समझ लो जो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल ने चारों तरफ से घेर लिया, मतलब उसने कहा सारी अट्रैक्शन मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन पी और डी को उसे देनी पड़ जाती है। क्यों देनी पड़ जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है, पंचायत बैठ गई तो थोड़ी तो देनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं पूरा कवर कर लेगा, ठीक है, कुछ तो मिलेगी। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एस को, फिर पी को, फिर डी को, फिर एफ को। अब एक बात बताओ, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन मतलब क्या होगा, उतना क्लोज टू न्यूक्लियस, जितना क्लोज टू न्यूक्लियस, ठीक है, जितना क्लोज टू न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा हम स्टेबल, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी आती है, और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतने ज्यादा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब हम लोअर एनर्जी में है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, सबसे अगर मैं देखूं तो सबसे कम एनर्जी मेरी एस की हो जाती है। अगर हम सेम शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा एक ही शेल बात कर रहा हूं, ठीक है, ये नहीं कि डिफरेंट के लिए, एक के लिए मान लो मैं बात कर रहा हूं किसी की, मान लो मैं 4 शेल की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे कम एनर्जी 4s की, ठीक है, फिर 4p, फिर 4d, ठीक है, फिर ऐसे, फिर मेरा 4f की। तो मेरी सब एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया, ये रीजन क्या है दोबारा बता देता हूं, दोबारा यहां लिख देता हूं, ठीक है। एस क्या करता है, शील्ड कर देता है, ठीक है, वो पेरियोडिक का पार्ट है, यहां समझा रहा हूं, वहां पे अच्छे से आएगा, ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी मैं वहां पर सारी यूज करूंगा, ठीक। अब अगली बात क्या आती है, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। इन एन एटम मतलब क्या है, देखो अब हमें क्या करना है, हमें 3 रूल्स पढ़ने हैं, मतलब वो 3 रूल्स के हिसाब से फिलिंग होती है। मतलब हमें क्या करना है, अब 3 रूल्स आएंगे, ठीक है, वो 3 रूल्स क्या है, वो हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे हम ऑर्बिटल्स में, ठीक है। हमने ऑर्बिटल्स के बारे में अच्छे से देख लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें वो रूल्स पता करने हैं जिससे हमें पता चलेगा कि उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरना है, एक एक करके भरना है, दो दो करके भरना है, सीधा भरना है, उल्टा भरना है, कैसे भरना है, वो ये 3 रूल्स बताते हैं, ठीक है। तो 3 रूल्स में सबसे पहला कौन सा आता है, वो प्रिंसिपल, ठीक है, सबसे पहले ये होता है। दूसरा कौन सा होता है मेरा, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, और तीसरा कौन सा होता है मेरा, हुन्स रूल, ठीक है। 3 रूल्स के बारे में पढ़ना है जो हमें क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल हम जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है, आवभव प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा आ जाता है मेरा, आवभव प्रिंसिपल, ठीक है। ये मुझे रूल क्या बताता है, सबसे पहली बात कि आवभव का मतलब क्या है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन क्या, कभी इंटरव्यू में जाओगे ना, मतलब एक आधी बार ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, क्या होता है वो पूछ लेंगे कि आवभव प्रिंसिपल में आवभव क्या है। हमारे माइंड में क्या आता है, कोई साइंटिस्ट होगा, हम बोलते हैं सर ये साइंटिस्ट होगा जिसने किया था, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, मतलब क्या, हमें किसको बिल्ड करना है, हमें क्या करना है, ऑर्बिटल्स को बिल्ड करना है। देखो ऑर्बिटल्स बने पड़े, ढांचा बना पड़ा है, उसके अंदर अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को डालना है, ठीक है। तो बिल्डिंग अप का मतलब क्या है कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करना है, ठीक है, बिल्ड करना है पूरे जो हमारा एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो बिल्डिंग अप का मतलब, हमारा आवभव का मतलब क्या है, बिल्डिंग अप, सबसे पहली बात ये हो गई, ठीक है। तो देखो ये हमें बोलता क्या है, हमें ये बताता है ये कि हमें क्या इलेक्ट्रॉन्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज भरना है, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाला भरेंगे, फिर ज्यादा वाला, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। इसको हम अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें रेंट पर रहना है, ठीक है, तुम अपनी फैमिली के साथ कहीं शिफ्ट हुए, तो तुम उन्हें कहोगे कि सर मुझे रेंट पर रहना है, वो तुम्हें कह दे कि 4th फ्लोर पर जाओ वहां रह लो, तुम क्या पूछोगे, तुम बोलोगे कि सर
क्या ग्राउंड फ्लोर पर जगह नहीं है? ग्राउंड फ्लोर पर हम रहना चाहते हैं, अगर वहां है तो वहां पर रहना चाहेंगे। मान लो उन्होंने यहाँ तुम्हें ऑप्शन दे दिया, तुम यहाँ रह लो या यहाँ, तो तुम क्या चाहोगे कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहूं, क्योंकि वहां पर तुम सबसे ज्यादा स्टेबल होगे। तुम्हारी स्टेबिलिटी यहाँ कैसे होगी कि तुम्हें ऊपर से नीचे नहीं आना पड़ेगा। मतलब स्टेबिलिटी का रीजन अलग हो सकता है, लेकिन इन द एंड तुम चूज कौन सा करोगे? लोअर एनर्जी वाला, मतलब अपना ग्राउंड फ्लोर को चूज करोगे। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या चाहते हैं कि मैं न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में रहूं। पास में रहने से क्या होगा, पास में रहेंगे तो उनको अट्रैक्शन फील होगा, मतलब अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन से क्या, न्यूक्लियस के साथ रहने में, मतलब उनका प्यार, जो जिनसे उन्हें प्यार है उनके पास रहने का मौका मिल रहा है, तो वो क्या होंगे? सबसे स्टेबल। तो अहमोफ प्रिंसिपल मुझे यही चीज बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हम कैसे फील करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। तो ये मुझे क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड in the orbitals in increasing order of the energy। मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरा जाएगा, फिर हायर वाला। अब क्वेश्चन आ रहा है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि लोअर वाला कौन सा है? तो भाई हम बताएंगे कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये हमारा एक ट्रिक होती है, ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, मतलब कि यहां से हमें क्या पता चलता है किसकी हायर एनर्जी है, किसकी लोअर एनर्जी है, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। हमें क्या सबसे पहले इनको लिख देना है, ठीक है। 1s 2s 2p, 2d नहीं होता, तुम्हें पता है वहां पर n और l बराबर हो जाएंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। फिर 3s 3p 3d, ठीक है। 3s नहीं हो सकता क्योंकि n और l इक्वल नहीं हो सकते। फिर 4s 4p 4d 4s, फिर 5s 5p 5d 5s, फिर क्या 6s 6p 6d, फिर 7s फिर 7d 7p फिर 7d। अब तुम कह रहे होगे कि सर आपने ये क्यों नहीं भरे? ठीक है, भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यूज ही नहीं होते। पूरी पेरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट्स है ही नहीं कि हमें ये भी भरने पड़ जाए। मतलब बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे रूम अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें कैसे भरना है इनको? देखो ऐसे भरना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐसे कांटे मारने हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल मतलब अदाओं के साथ, ठीक है। मतलब सबसे पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। हमें बिल्कुल इसी ऑर्डर में भरने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को इन्हीं ऑर्डर में ही भरते हैं हम, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले मतलब मैं क्या भरूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो भरने, तो देखो s जो मेरा क्या होता है, s सबशेल जो होता है मेरा, उसके अंदर एक ही s ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। फिर मैं 2s में आऊंगा, यहाँ 2, फिर मैं 2p में जाऊंगा तो तुम्हें पता है 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं 3s में जाऊंगा, उसमें 2 भर सकता हूँ। 3p में जाऊंगा, उसमें मैं फिर क्या भर सकता हूँ, 6, फिर यहाँ 2 भर सकता हूँ। d में 3d में मैं 10 भर सकता हूँ, ठीक है। 3d सबशेल में मैं 10 भर सकता हूँ, फिर 4p में मैं 6 भर सकता हूँ, फिर यहाँ 2। ऐसे करके मैं जितने मुझे इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं मैं इसकी हेल्प से भर सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, बहुत सक्सेसफुल तरीका अगर हमें किसी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है जिसको हम क्या बोलते हैं, n+l रूल, ठीक है। वो भी हमें यही चीज बताता है कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है, ठीक है। एक और होता है हमारा n+l रूल, ठीक है। ये रूल अप्लाई करके हम कर सकते हैं, लेकिन ये तुम जनरली तब यूज करना जब तुम्हें 2 के बीच में कंफ्यूजन हो रही हो, ठीक है। तो वहां पर ये तुम्हारा हेल्प करेगा। तुम पूरे का भी कर सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो यहाँ इसको कब हेल्प करना, जब तुम 2 में कंफ्यूज हो रहे हो। मतलब क्या बताता है ये रूल, मुझे क्या बोलता है कि द ऑर्बिटल, ठीक है, या सबशेल बोलो, द सबशेल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n+l हैज लोअर एनर्जी। मतलब उसने हमें क्या साफ कर दिया कि जिसकी n+l की वैल्यू छोटी होगी उसका क्या होगा, लोअर एनर्जी। याद करो मैंने जब तुम्हें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बताया है, याद करो मैंने क्या बताया था, उसमें एनर्जी हमारी n पर भी डिपेंड कर रही है, l पर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। यूनि इलेक्ट्रॉन के लिए खाली n पर कर रही थी, ठीक है। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो तो मल्टी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, n+l रूल ही था वो, एक तरह से क्या था कि जो सबशेल होती है जिसकी लोअर वैल्यू होगी n+l की, उसकी लोअर एनर्जी होगी। तो मतलब क्या हो गया, उसको हम पहले भरेंगे, दैट इज फिल्ड फर्स्ट, क्योंकि लोअर एनर्जी है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोल दूं 4s और 3d में लोअर एनर्जी किसकी है, तो देखो यहां पर n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, 4 आ गया। 3d में n की वैल्यू 3, d की वैल्यू l की क्या होती है 2, तो ये क्या आ गया 5। तो मतलब क्या हो गया, इसको हम पहले भरेंगे। याद करो तभी मेरा जो 4s आ रहा था, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके अंदर वो नीचे आ रहा था 3d से,
यही रीजन था कि उसका n प्लस एल वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल होगा। मान लो ऐसा हो जाए कि इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल बिकम सेम, अगर सेम हो जाए फिर क्या करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं 3D की बताओ और किसकी 4p की। ठीक है, तो 3D में मेरी n प्लस एल की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3। ठीक है, 3 प्लस 2। ठीक है, तो 5। यहां पर क्या है, 4 प्लस p का 1 होता है 5। यहां पर तो भाई घोर समस्या, भाई क्या करें अब, कैसे होगा। हम क्या करेंगे, अब वापिस चले जाएंगे n के पास पूछने, भाई छोटी वैल्यू तेरी किसकी है, जिसकी है उसकी कम एनर्जी हो जाएगी। तो मतलब क्या हो गया, अगर n प्लस वैल्यू की वैल्यू सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ n डिसाइड्स द एनर्जी। मतलब क्या हो गया, लोअर एन लोअर एनर्जी। ठीक है, बात समझ आई। मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा सबसे पहले तो n प्लस एल रूल ही चलाऊंगा मैं। ठीक है, पहले मैं n प्लस एल से पूछूंगा, भाई वैल्यू तेरी छोटी किसमें है, जिसकी छोटी है उसकी कम एनर्जी। लेकिन मान लो उन दोनों का n प्लस एल सेम आ जाए, फिर मैं क्या n के पास चला जाऊंगा, किसके, दादाजी के पास। बताओ भाई आप छोटी वैल्यू किसकी है, जिसकी छोटी उसकी लोअर एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं 5f और 4f और 5d में किसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो 4f के लिए निकाल लो n प्लस एल, 4 प्लस 3 7 और 5 प्लस 2 7। अब भाई घोर समस्या, सेम हो गई। तो अब हम किससे पूछेंगे, दादाजी से। दादाजी कौन है हमारे, n, तो n हमारे दादाजी है, तो भाई छोटी वैल्यू तो हमारी है इसकी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पहले भरा जाएगा। ठीक है, इसकी एनर्जी मतलब कम होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी पूरी इसके बारे में, आउटबॉ प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, अब अगली बात क्या आती है, पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, आइए पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से मिलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये क्या कहता है, कि ये कहता है कि एक्सक्लूसिव का मतलब पहले समझो। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि भाई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बोलते हैं ना, मतलब सबसे अलग, सबसे निराला। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल मुझे क्या कहता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है, ठीक है, वो अलग ही होगा। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताओ। ठीक है, तो मैंने तुम्हें उस दिन बताया था मुझे n चाहिए, l चाहिए, m चाहिए और s चाहिए। ठीक है, इसका पूरा एड्रेस बताने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो मेरा n सेम है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, l भी सेम है, m भी सेम है, तो मतलब क्या हो गया, s मेरा सेम नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब क्या हो गया, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एक बात बताओ, जो तुम्हारे घर का एड्रेस है वो किसी और का एड्रेस हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अगर है मतलब हम उसी इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे दो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हमारा चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारा एड्रेस है और तुम्हारा एड्रेस और तुम्हारा दोस्त बबलू का एड्रेस कभी सेम नहीं होगा। ठीक है, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा, सेम हो गया तो मतलब तो वो तुम्हारे घर ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो ये पोलर एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल मुझे क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव all the four quantum numbers सेम। या मैं क्या बोल सकता हूं कि नो इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द क्वांटम नंबर सेम। मतलब कि दोनों चारों क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते। और मैं इसको और तरीके से कैसे बोल सकता हूं, और तरीके से मैं कैसे बोल सकता हूं कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। अब देखो मतलब समझो, मतलब क्या हो गया, मैंने सीधा बोल दिया कि ऑर्बिटल के पास दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। मतलब क्या हो गया, देखो अगर मान लो मैंने एक भरा, ठीक है, अगर मैं दूसरा भरा, अगर मैं तीसरा भरा, तो अगर मैं तीसरा भर दिया, देखो स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ, अगर मैं तीसरा भर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, उसका क्वांटम नंबर जो चौथा है वो सेम हो जाएगा। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं, ये भी मेरी पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की ही डेफिनेशन है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स का क्या, कोई भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, वो भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। क्योंकि अगर सेम के हो गए तो चारों क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट नहीं रहेंगे, एक सेम हो जाएगा।
ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये भी पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की एक डेफिनेशन हो गई कि कोई भी ऑर्बिटल के पास 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अगर चले गए तो खुद सोचो उसका, देखो अगर मान लो मैंने तीसरा भी डाल दिया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मेरा फोर्थ क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्या आता है मेरा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या है मेरा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अभी मुझे क्या कहता है हुन्स रूल, क्या बोलता है, ये बता कि इनका साथ दे रहा है जो कि जुड़वे भाई है, ठीक है। भाइयों को क्या कहता है कि बंटवारा जो होगा उनमें बराबरी का होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, अगर मेरे 3 भाई है, ठीक है, 3 भाई है तो मतलब क्या होगा, अगर वो जुड़वे है, ठीक है, बिल्कुल जुड़वे है, इकट्ठे पैदा हुए, तो मतलब तीनों क्या है, एनर्जी सेम है, एज सेम है, मतलब एनर्जी सेम है। तो जब मैं उनको इलेक्ट्रॉन्स दूंगा तो मैं उनको बराबरी का शेयर दूंगा। मतलब पहले एक इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर उसके बाद 1 2 3। मतलब कि मैं ऐसा पार्शियलिटी नहीं करूंगा कि भाई मैं एक इसको दे दूं फिर दूसरा भी इसी को दे दूं, ऐसा नहीं होगा। या ऐसा नहीं होगा कि एक इसको दे दूं फिर मैं एक इसको दे दूं। मतलब क्या हो गया कि ये मुझे क्या बताता है, ये एक तरह से उनका साथ दे रहा है जो कि जहां पर पार्शियलिटी होती है 2 भाइयों के बीच में। मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी ऑर्बिटल की सेम एनर्जी है, ठीक है, अगर किसी भी ऑर्बिटल की सेम एनर्जी है तो उनमें बराबरी के इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। मतलब अगर मान लो उस पे 1 है तो 1 इसको दिया जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा है, अगर मान लो 1 ही है तो भाई फिर तो 1 को ही देना पड़ेगा, सीधी सी बात, आधा तो हो नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 2 आ जाए फिर दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा आएगा फिर इसको, पांचवा आएगा इसको, छठा आएगा इसको, ऐसे भरना इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एक सबशेल के सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल एसपीडीएफ जिसकी भी बात कर रहे हैं डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब कि हर एक सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाना चाहिए। देखो खुद बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ एक सबशेल है, ठीक है, पी सबशेल है, ठीक है, ये मेरा क्या पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों की एनर्जी सेम ही होंगी, याद करो। क्योंकि तभी बस ये क्या ओरिएंटेशन का फर्क है, एक मेरा क्या एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे। मतलब क्या हो गया, एक सबशेल में कोई भी सबशेल ले लो, मैं डी ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं एस लेता हूँ, एस में तो एक ही होता है, तो कोई ड्रामा ही नहीं है, ठीक है। डी ले ली मैंने, तो डी में क्या सारे सबकी एनर्जी क्या है, सेम, ठीक है। तो इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, वो क्या होगा, सबको पहले एक देंगे, उसके बाद अगली शुरुआत करेंगे अगले राउंड की, ठीक है, जब हम अपोजिट स्पिन भरेंगे, ठीक है। तो पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने यही बात कही थी, ठीक है। अगली बात क्या आती है कि जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोला जाता है, ठीक है। तो इनमें देखो पीएक्स, पीवाई, पीजेड क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें क्या ये 4-5 क्या है, पांचों मेरे डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में कि ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। अभी हमें उसके बारे में ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो अब देखो मतलब क्या हो गया कि मैं इलेक्ट्रॉन को एक एक करके बांटूंगा। मतलब क्या होगा, अगर मैं पी सबशेल की बात करूंगा तो मेरा फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन से मेरी पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब 1 2 3 फिर चौथा। अगर मैं डी की बात कर रहा हूं तो मेरा 1 2 3 4 5 छठे इलेक्ट्रॉन से मेरी पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं उससे अगले की, एफ की, 1 2 3 4 5 7 होगी, ठीक है। इसमें मेरी कहां से होगी, 3 4 5 6 7 8वें से, मतलब 8th इलेक्ट्रॉन से मेरी पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि सर यहाँ पर लिखा हुआ हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सर इसका मतलब क्या है। देखो ये जो हमने बोला है ये इसके रिजल्ट से बोला है, ठीक है। एक्चुअल में जो होता है वो ये होता है, ठीक है। इसका हम इसलिए सिग्निफिकेंस इतना नहीं रखते क्योंकि इस टाइम पर तुम अभी सीखे नहीं होते स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब फिजिक्स का पार्ट होता है, तो हम इसको ये वाली डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है। एक तरह के दूसरा टाइप है बस ये बोलने का, ठीक है। एक्सट्रैक्ट इसी से हुआ। ये हमें क्या बताता है कि हमारी क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, बस इतना समझना है तुम्हें, 2s+1, जहां पर s क्या होता है, s मेरा होता है एक तरह से लगा लो कि समीशन ऑफ ऑल द स्पिन्स, ठीक है। हमें क्या सारी स्पिन्स को, सारे इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स को ऐड कर देना। अब एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखो अब देखो यहां पर अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3, ठीक है, और दूसरी के 1 2 3, तीसरी के 1 2। अब अगर मैं बताऊं, ठीक है, मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे, मैंने 3 तरीके से बोले, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि सबसे ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसमें है। तुम्हें क्या करना है,
सबके स्पिन को ऐड करना है, ठीक है। तुम्हें एक की पता है हाफ होती है, ठीक है, तो हाफ हो गई, ठीक है। तो मेरी हाफ प्लस हाफ कितनी होगी 3/2, तो इसमें पुट कर दो 2 × 3/2 + 1, तो ये मेरी क्या आ गई 4। इसमें देखो हाफ, इसकी भी हाफ और इसकी माइनस हाफ, तो ये मेरी क्या होगी हाफ प्लस माइनस हाफ, तो क्या आ जाएगा मेरा हाफ। तो मेरा 2 × s क्या हो गया मेरा हाफ, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2। इसमें देखो इसकी हाफ, इसकी माइनस हाफ, इसकी हाफ, तो टोटल कितना हो गया मेरा ये भी हाफ, ठीक है। तो मेरी आंसर इसका भी क्या आ गया 2। मतलब क्या हो गया, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा होगी उसी वही वाले स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहना चाहेगा, तो मैक्सिमम मेरी इसकी होगी, तो आंसर हो गया ये, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालनी है, सबके स्पिन को ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो एंड में आएगा ना उसको तुम्हें मैग्नीट्यूड लेना है। मतलब क्या हो गया, देखो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, किसने कहा भाई वो सीधा घूमेगा, ऐसे भी घूम सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हाफ, ठीक है, यहाँ माइनस हाफ, इसको माइनस हाफ, ठीक है। तो मेरी क्या आ गई -3/2। उसका मुझे क्या लेना है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना और यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको हाफ दिया ना, तो मैंने अपना कन्वेंशन लिया, मैं इसको अगर इस वाली स्पिन को मैं हाफ दे देता क्या चला जाता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले सबको ऐड कर देना, ठीक है, प्लस हाफ माइनस हाफ करके जो एंड में आएगा उसका हमें मोड ले लेना, ठीक है। उसके बाद एस की वैल्यू पुट कर देना। तो हमें यही बता रहा है ये कि आउट ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल, जितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए, द अरेंजमेंट विद द हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी द मोस्ट स्टेबल, वो हमने यहाँ पर देख ही लिया है, ठीक है। तो तुम इसको ये भी बोल सकते हो, ये भी, दोनों डेफिनेशन हमारी क्या है इसकी गुणज रूल की, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, तुम अब आसानी से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है, आसानी से लिख सकते हो, ठीक है।